हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है। तो 3 क्लासों में हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसके कुछ सोल्यूशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ी थी। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पर हेनरी का रूल पढ़ा था। ठीक है ना। हेनरीज का प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। आज देखते हैं चौथी क्लास में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर आज की क्लास में सबसे पहले देखना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिर हमें देखना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। और फिर इससे संबंध में राउल्ट के कुछ नियम हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। ये जो पीडीएफ है ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप केवल सर्च करेंगे @ लगा के केमिस्ट्री पहले लिखिएगा, केमिस्ट्री अंडरस्कोर लगाइएगा बिना स्पेस के, उसके बाद लिखेंगे लर्निंग्स। ठीक है ना। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी और यूट्यूब चैनल आपका है केमिस्ट्री लर्निंग्स। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें सबसे पहले पढ़ना है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले देखना है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। इसको हम एक सिंपल सी तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, एक बिल्कुल हम एग्जाम्पल देके, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है 1 किलोग्राम पानी है या 1 लीटर आपके पास पानी है। 1 लीटर मान लेते हैं। ठीक है। अब सपोज 1 लीटर पानी में आपको शुगर डिजोल्व करनी है। क्या डिजोल्व करनी है? शुगर आपको उस चीनी में घोलनी है। ठीक है। तो अगर आपको चीनी घोलेंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी चाहे उतनी चीनी घोल घोल सकते हैं। मतलब कितनी भी 2 किलो 10 किलो 20 किलो चीनी, तो ऐसा तो नहीं घोल सकते हैं। एक लिमिट क्वांटिटी में ही हम चीनी को इसमें क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। तो वो जो लिमिट है, जितनी मैक्सिमम लिमिट हम इस चीनी को पानी में डिजोल्व कर सकते हैं ना, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये शुगर कितने मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व कर सकते हैं, इसमें कितने मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व कर सकते हैं 1 लीटर पानी में। ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बट इस सॉल्युबिलिटी के टाइम पर, यानी घोलने के टाइम पर, हमारे इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए पूरे सिस्टम का टेम्परेचर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। देखिए यहाँ पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट। देखो यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी सब्सटेंस जो कि मैक्सिमम सब्सटेंस डिजॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता बोलते हैं। अभी हमने बोला था कि 1 लीटर पानी, इसको पानी हमारा क्या है, पानी यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो सॉल्वेंट की एक परफेक्ट कंडीशन, यानी कि एक स्पेसिफाई अमाउंट है। उस स्पेसिफाई अमाउंट में कितनी शुगर, मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ शुगर हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? बट इस पूरे कंडीशन के टाइम पर हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। बस हमें इतना ध्यान देना है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ये समझिए, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मतलब क्या हर टाइप का मिक्सचर या हर टाइप का जो सॉल्वेंट होगा हर टाइप के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा? ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने वाटर लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, वाटर। वाटर में जैसे हमने शुगर घोल दिया, क्या घोल दिया, शुगर घोल दिया। या वाटर में हमने NaCl सॉल्ट घोल दिया। तो जैसे ये दोनों तो डिजोल्व हो गए, यहाँ पर वाटर में डिजोल्व हो गए। लेकिन क्या वाटर में जैसे हम आपसे बोलते हैं कोई भी, जैसे ऑयल ले लिया हमने, क्या ये डिजोल्व हो जाएगा? नहीं, डिजोल्व हो गया। जैसे क्या हमने एक कंपोनेंट होता है नेपथलीन, क्या बोला,
नेपथलीन, क्या ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा? नहीं, डिजोल्व हो गया। एक होता है एंथ्रेसिन, क्या एंथ्रेसिन वाटर में डिजोल्व होगा? नहीं, डिजोल्व होगा। तो यहाँ पर एक देखो, एक बहुत सिंपल सा फंडा है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्बिलिटी क्या होती है? देखो बोला गया है एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। हर सॉलिड जो है हर टाइप के लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता है। जैसे NaCl एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर, NaCl और शुगर जो होते हैं पानी में डिजोल्व होते हैं, लेकिन वाइल जबकि नेपथलीन और एंथ्रेसिन इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, हर प्रकार का जो सोल्यूट होता है वो हर प्रकार के सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है। डिजोल्व करने के लिए कोई स्पेसिफाइड सोल्यूट किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसी कैसी कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जब हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, वो भी सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को। ठीक है ना? यानी कि अगर हमारा कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है तो इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो मेनली दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। देखो, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, आपने दो टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े होंगे। एक आपने सब्सटेंस पढ़ा होगा पोलर सब्सटेंस, और एक आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर का मतलब क्या होता है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर पोलर होगा तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर नॉन पोलर होगा तो ये भी एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एक पोलर हो जाए और एक नॉन पोलर हो जाए तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको एक वर्ड पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है उस वो वैसे ही टाइप के सोल्यूशन को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। वी नो दैट द पोलर सब्सटेंस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। देखो, हमने यहाँ पे भी बताया भी था कि जितने भी पोलर सोल्यूट होते हैं वही पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंसेज, यानी कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पोलर और एक नॉन पोलर आपस में डिजोल्व हो जाए, वो ऐसे जनरली डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको देखो यहाँ पे बोला गया लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो वैसे ही टाइप के सब्सटेंस को अपने अंदर क्या करता है, डिजॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस अपने आप में, मतलब हर सब्सटेंस को डिजॉल्व कर ले। समझ नहीं समझ रहे? तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। दूसरी कंडीशन आती है, देखो पहला हमने बोला था नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी आती है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है आइए देखते हैं। टेम्परेचर के बारे में देखते हैं टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिएगा, देखो आपने रिएक्शंस, दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी होंगी। रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, हिंदी वाले देख ले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? और एक होती है एंडोथर्मिक। कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है भाई, देखो एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन कोई हो रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसको होने पर एनर्जी या हीट जो होती है इवॉल्व होती है। ठीक है ना? यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसको करने पर हीट रिलीज होती है, इवॉल्व हो रही वहाँ पर, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी बताइए, ऐसी रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब उसमें ऑलरेडी हीट बाहर जा रही रिएक्शन होने के टाइम पर, तो अगर उस रिएक्शन को हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या उसकी रिएक्टिविटी या उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी? बिल्कुल सॉल्बिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोला गया व्हेन ए सब्सटेंस डिजॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट या एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन द सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज विद राइज द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये कब होगा? जब हमारी जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। लेकिन इसके दूसरे तरीके से हम बात करें, अगर हमारे पास अभिक्रिया कोई ऊष्माशोषी हो रही है, ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें ऑलरेडी ऊष्मा जो है वो हमें लेनी पड़ रही है, बाहर से ऊष्मा ले रहे हैं हम, तब रिएक्शन हो रही है। तो इसमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्बिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बोला गया है कि व्हेन ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या एंडोथर्मिक सोल्यूशन की बात करें या सिचुएशन की बात करें, द सॉल्बिलिटी इंक्रीज, देखो सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। अब देखो अगला एक इफेक्ट होता है प्रेशर का, इसका इफेक्ट होता है प्रेशर का। देखो दो इफेक्ट पढ़ गए हम लोगों ने। पहला इफेक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर वाला इफेक्ट का। तीसरा इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो हमारा प्रेशर का इफेक्ट है। देखो प्रेशर का सॉल्बिलिटी में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है ना। अच्छा प्रेशर डालेंगे, प्रेशर का मतलब होता है जो भी कंपोनेंट है वो कंप्रेस होना चाहिए, लेकिन सॉलिड और लिक्विड लगभग दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कम ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इसमें प्रेशर का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए इस पॉइंट को हमने ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ पे बाद में लास्ट में डिस्कस कर दिया है। देखो बोला गया है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट on solubility of solids in liquids because solid and liquid are highly incompressible। यानी कि ये बहुत इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होगा ये इनको दबाने पर ये दबेंगे नहीं। जैसे किसी भी सॉलिड, जैसे लोहे के टुकड़े को आप दबाइए तो क्या कि दबाएंगे तो कितना दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा, थोड़ा बहुत दबेगा। तो मतलब ये क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं एंड प्रैक्टिकली रिमेन अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। तो ये प्रेशर से अनइफेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे आगे की कंडीशन को थोड़ा देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो जब किसी भी गैस को हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारा रूल बना था, कौन सा, हेनरीज का प्रिंसिपल या हेनरी का लॉ बना था। इस रूल को देखते हुए हमारा रूल बना था, कौन सा, हेनरी का लॉ बना था। जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व होती है, तो उसमें भी कल हम लोगों ने पढ़ा था जब गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, दूसरा फैक्टर हमारा जो होता है वो टेम्परेचर होता है, तीसरा फैक्टर प्रेशर होता है। यहाँ पर प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, में गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है। तो कल हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया था, तो आज हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना इस चीज़ को, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाली भी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, हेनरी लॉ की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड सोल्यूशन बनते कब है, देखो लिक्विड सोल्यूशन बनते तब हैं कि लिक्विड सोल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड। जब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा। लेकिन जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपने देखा था 3 टाइप के सोल्यूशन थे। एक हमारा जो सॉलिड सोल्यूशन था, कैसे थे, सॉलिड सोल्यूशन था। एक हमारा हमने पढ़ा था लिक्विड सोल्यूशन था, और एक हमारा जो है गैसियस सोल्यूशन था या नहीं था। उसमें देखो 2 चीज़ें थी, एक हमारा जो सॉल्यूट और इधर हमारा क्या था, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सॉलिड होता है, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। लेकिन जो गैसियस सोल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो केवल गैस होता है, और सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। ये हमारे कुछ बेसिक से फंडे हैं जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआती चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। ये अगर हमने नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को अभी समझ लीजिए कि बस इतनी ही कंडीशन होती है, किस टाइप के कितने सोल्यूशंस होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है ना। टोटल सोल्यूशन की 9 कैटेगरी होती हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 9 कैटेगरी हो जाती है, ठीक है ना। बट सॉल्वेंट हमेशा फिक्स होता है। वही चीज़ उन्होंने बोली कि लिक्विड सोल्यूशन तभी बनते हैं जब हमारा सॉल्वेंट केवल लिक्विड होता है, और सॉल्यूट हमारी गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकती है। सोल्यूशंस ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी गैस को लिक्विड में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें देखो वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है, किसमें,
किसी भी लिक्विड और लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ना है या किसी भी सॉलिड का लिक्विड में वेपर प्रेशर हमें यहाँ पर पढ़ना है। दो टाइप से हमें वेपर प्रेशर यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। वाष्प दाब होता क्या है पहले ये देखेंगे, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, वाष्प दाब होता क्या है। देखिए वाष्प दाब का मतलब देखो, वेपर प्रेशर होता क्या है पहले ये समझेंगे। वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब, ठीक है। द वेपर प्रेशर exerted by a vapor of a liquid at a particular temperature in a state of dynamic equilibrium is called the vapor pressure of the liquid at that temperature। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा तरीका हमारा क्या है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन है और वो उसमें थोड़ा सा हमारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? इसमें इसमें हमारे यहाँ पर वाटर फील्ड है, ठीक है ना। और ये इसमें थोड़ा सा वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको नीचे से गर्म करना स्टार्ट किया। हमने नीचे से क्या करना स्टार्ट किया? गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करेंगे वैसे इसके सरफेस पार्ट से हमारा क्या निकलना है? सरफेस पार्ट से हमारी वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। सरफेस पार्ट से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्योंकि ये बंद सील्ड ट्यूब है, यहाँ पर सील्ड ट्यूब है, इसका मतलब वेपर यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी यहाँ पर। और एक समय ऐसा आएगा कि देखो वेपर लगातार बनती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन शिफ्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि ये वेपर ऊपर जाएगी, ऊपर से ही अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी कि वेपर कंडेंस होकर पानी बना रही है और पानी फिर वेपराइज होकर वाष्प बन रहा है, भाप बन रही है यहाँ पर। तो ऐसी इक्विलिब्रियम की शिफ्ट पर जो वेपर जितना भी प्रेशर इस सिस्टम पे डाल रही है, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। समझिए हमारी बात को। जब हमने इस सिस्टम को, हमने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया तो इसके सरफेस पार्ट से हमारी भाप निकलनी स्टार्ट हुई। और ये भाप जो है इस सिस्टम पे जितना प्रेशर यहाँ पर डाल रही है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है ना। अब वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये शुद्ध विलायक है। क्या है हमारे पास? शुद्ध विलायक है, यानी प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक है तो इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो शुद्ध होगा। तो शुद्ध वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं किससे? पी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी नॉट से लिखते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ में हमने क्या कर दिया, इसमें कुछ एक जैसे नॉन वोलेटाइल लिक्विड हमने कोई मिला दिया, कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे हमने इसमें ऑयल ही मिला दिया। हमने इस बर्तन में क्या किया, एक अलग से बर्तन लिया और इसमें भी हमने सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की। लेकिन यहाँ पर इस बार हमने क्या किया, इसके सरफेस पर हमने कुछ पार्टिकल्स रख दिए, मतलब कुछ हमने इस पानी में मिला दिया जिससे वाष्प नहीं बनती है। अगर आप गर्म करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या उतनी ही मात्रा में भाप ऊपर बन के निकलेगी जितनी मात्रा में जनरली निकलती है? तो आपका आंसर होगा नहीं निकलेगी। अच्छा आंसर होगा उतनी वाष्प क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया था भाप के निकलने का और यहाँ पे जो सरफेस एरिया था भाप के निकलने का, ये दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या है? अंतर है या नहीं? यहाँ पर अंतर का मतलब यहाँ पे वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई भाप कम बनेगी तो इसका मतलब वाष्प दाब भी कम बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ना कोई चीज़ मिला दी है तो अब ये शुद्ध नहीं बना, ये हो गया अशुद्ध। और अशुद्ध की कंडीशन में जो वाष्प दाब होता है उसको हम बोलते हैं पी। तो क्या लिख देते हैं? पी बोलते हैं। विलयन है हमारा, सॉल्यूशन है लेकिन इम्प्योर है, इसका वाष्प दाब हम ले लेंगे पी। अब देखो यहाँ पे वाष्प दाब यहाँ से यहाँ के वाष्प दाब में कुछ कमी आई है तो इस कमी को बोलते हैं पी नॉट माइनस में क्या? पी बोलते हैं। पी नॉट माइनस पी का मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी राउल्ट के नियम में इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पी नॉट माइनस पी जो हमने लिखा है इसी को अगर हम पी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड। मतलब कोई भी लिक्विड जिसकी वेपर ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। अभी हमने सारी बातें आपको बता दी है, ठीक है ना।
कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन शिफ्ट हो जाए यानी साम्य अवस्था बनती है तो एक नियत तापमान पर जो भी लिक्विड है वो जितना भी वेपर का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वेपर का प्रेशर जितना लगाएगा उसी को बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर इफेक्ट करेंगे, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड कैसा होगा, अब मेरी बात को समझिए। मान लेते हैं कोई एक ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम, एक ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा इसका मतलब वो बॉयल जल्दी से नहीं होगा। अगर बॉयल जल्दी से नहीं होगा यानी कि वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम बनेगी, यहाँ पर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम बनेगी, और वेपर प्रेशर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। तो यही बोला गया है, हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लोअर वेपर प्रेशर। मॉलिक्यूलर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगी, और सेकंड कंडीशन पर ये होगा अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा तो वेपर बहुत जल्दी बनेगी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पे पहली कंडीशन को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली कंडीशन है क्या, देखिए नेचर ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो देखो हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर लोअर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन सेकंड कंडीशन ये बोली गई है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा अगर कम होता है तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। बस आपको इतना समझना है, ठीक है ना। कि देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर हमारा ज़्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इसका मतलब ये होगा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, कि इस एनर्जी को ब्रेक करने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर तो हमारे पास फिक्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स है तो इसके मॉलिक्यूल से ब्रेक नहीं होंगे। अगर ब्रेक होंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में ब्रेक होंगे। जब क्वांटिटी में ब्रेक होंगे तो वेपर ज़्यादा नहीं बनेगी, अगर वेपर ज़्यादा नहीं बनेगी तो प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बनेगा। इसका मतलब जो वाष्प दाब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो वाष्प दाब कम, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम तो वाष्प दाब ज़्यादा। तो ये फंडे यहाँ पर हमारे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला गया है, एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल इज ऑलवेज हाई। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एल्कोहल की वेपर प्रेशर हमेशा हाई होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के कंपेरिजन में एल्कोहल की वेपर प्रेशर हाई होती है बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एल्कोहल इज लोअर। कि एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, पानी से एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी कि अंतःअणु का आकर्षण बल अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगी, अगर वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो दूसरी कंडीशन बोला गया है टेम्परेचर। क्या बोला गया है, टेम्परेचर। तो जनरली यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सोल्यूशन है जिसमें अगर जनरली हम ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका देखो रीज़न बोला गया है, इट इज़ बिकॉज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बिकम मोर एनर्जेटिक। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, उनके बीच में एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगी, अपनी स्टेट हमें जल्दी चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जब स्टेट अपनी जल्दी चेंज करेंगे तो इसका मतलब वेपराइजेशन यानी कि भाप बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होगी, और अगर भाप तेज़ी के साथ बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो बेसिकली मेन फंडा है कि दो मॉलिक्यूल्स को हम कितनी जल्दी तोड़ पा रहे हैं। अगर उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो तोड़ने में हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, अगर तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा हमारा। अगर ये आकर्षण बल बहुत कम है तो इसका मतलब तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? बस इतनी सी कंडीशन आपको समझनी है। अब देखो वेपर प्रेशर देखते हैं, हमारा लिक्विड सोल्यूशन के बारे में वेपर प्रेशर देखते हैं। उसमें से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है जिसको बोलते हैं राउल्ट लॉ। ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझ में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको ये आपको पूरा का पूरा समझना। देखिए राउल्ट लॉ जो है ये कोई भी लिक्विड सोल्यूशन के लिए बोला जाता है। लिक्विड सोल्यूशन में बेसिकली अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लिक्विड या सॉलिड लिक्विड अगर हमारे पास सोल्यूशन है
या हमारे पास लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है तो यहाँ पर आता है हमारा राउट लॉ आता है। कौन सा आता है? राउट लॉ। और अगर हमारे पास गैस और लिक्विड का सोल्यूशन है तो वहाँ पर आता है हेनरी का लॉ। ये हम लोग हेनरी का लॉ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। देखो राउट लॉ कहता क्या है? तो राउट लॉ का मतलब ये होता है, देखो चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं आई थिंक, उसके बाद हम लोग यहाँ का कंटेंट को उठाते हैं। उन्होंने बोला क्या है, देखो राउल्ट ने ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है, क्या होता है? किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या जो भी प्रेशर हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। राउल्ट ने ये बताया था कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर वहाँ पे पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि अगर प्रेशर लग रहा है, तो वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के अनुक्रमानुपाती होगा। अच्छा, इन्होंने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर पी नॉट आ जाएगा। यहाँ पर जो पी नॉट है वो हमारा क्या है? प्योर स्टेट पर वेपर प्रेशर। अभी ये क्या था? ये था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और ये क्या है? ये हमारा है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। तो हमारा एक डेफिनेशन ये भी हो जाती है कि अगर हमारे पास राउल्ट लॉ हमें लिखना है तो वोलेटाइल लिक्विड में जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा किसी भी सोल्यूशन का, वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये कौन इक्वल होता है? ये उस सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, समझिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू पी आई नॉट इंटू एक्स आई लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? देखो, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो इन्होंने यही बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के क्या होता है? इक्वल होता है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट ए और बी है। दो कंपोनेंट क्या है? ए और बी हैं। तो अगर हमें कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर बताना है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पी नॉट ए इंटू में एक्स ए हो जाएगा। और अगर हमें बी का बताना है तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू में क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? यानी कि ये पी ए क्या है कि उस सोल्यूशन में कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर और पी बी क्या है? उस सोल्यूशन में कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर। और अगर हमें टोटल प्रेशर बताना है, तो अगर हमें टोटल प्रेशर बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? पी ए प्लस में पी बी कर देंगे। और जैसे ही पी ए प्लस पी बी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू, पी ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? पी ए की वैल्यू हमने निकाली थी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस में पी बी की वैल्यू क्या निकाली थी? पी नॉट बी इंटू में क्या निकाली थी? एक्स बी निकाली थी। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ये पी क्या है? ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा किसी भी सोल्यूशन का। जो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर होता है दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर की क्या होता है? एडिशन के इक्वल होता है, टोटल हो जाएगा। बोला गया है एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी जैसे सपोज यहाँ 3 कंपोनेंट हुए, देखो यहाँ लिखा भी है हमने पी वन इक्वल टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन, पी टू इक्वल टू पी नॉट टू इंटू एक्स टू। अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं तो, और अगर हमें टोटल आगे बताना है तो टोटल भी देखो यहाँ पे बोला गया होगा। तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है? पी वन प्लस पी टू होता है। पी वन की वैल्यू आपने निकाली थी पी नॉट वन एक्स वन, और पी टू की वैल्यू आपने निकाली थी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे क्या निकल आएगा? ये टोटल वेपर प्रेशर निकल आएगा किसका? किसी भी लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, किसी भी लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का। देखो एक कंडीशन यहाँ पर नोट बोला गया है, राउट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वोलेटाइल लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसिबल। जब हमारे पास जो वोलेटाइल लिक्विड है अगर वो कम्प्लीटली मिसिबल है तभी ये रूल फॉलो होगा। इफ द मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड डज नॉट फॉर्म ए सोल्यूशन द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। उस केस में हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं, हमारे पास कोई भी सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन आता है तो राउट लॉ क्या होता है? मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, सपोज अभी हमारे पास सोल्यूशन था वो था सॉलिड और अभी तक हमारे पास जो सोल्यूशन था
वो हमारे पास सोल्यूशन था लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन था। कैसा सोल्यूशन था? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन था। तो यानी कि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ऐड कर रहे थे, तभी तो हम यहाँ पर पी ए प्लस पी बी कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो ये P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो रहा था। लेकिन इस बार हमारे पास एक सॉलिड है और एक हमारे पास क्या है? लिक्विड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले समझेंगे इसको। देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट, एक ए है और एक क्या है? बी है। जिसमें सपोज लेट कर लेते हैं कि ए हमारा जो सॉलिड है और बी हमारा क्या है? बी हमारा लिक्विड है। तो अभी हम लोगों ने राउल्ट के लॉ में पढ़ा था, P इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था पी ए प्लस में पी भी पढ़ा था। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, वो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे पी ए प्लस पी भी पढ़ा था। अब लेकिन ये बताइए, P इक्वल टू पी ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाली थी? यही तो निकाली थी ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, प्लस में क्या निकाली थी? पी नॉट बी इंटू में क्या निकाला था? एक्स बी निकाला था। लेकिन आप ये बताइए, अगर हमारा जो भी सोल्यूशन होगा, अगर उसमें ए कंपोनेंट सॉलिड है, तो क्या ये सॉलिड कंपोनेंट उस सोल्यूशन में अपना प्रेशर कभी बना पाएगा? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो सॉलिड में वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसी इसकी कंडीशन जीरो हुई, वैसे ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो? जीरो हो गया। तो जैसे ये जीरो हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई P इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में क्या हो गया? एक्स बी आ गया। P इक्वल टू क्या आ गया? P नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब ये हमारा P क्या है? ये हमारा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है हमारा। और P नॉट बी क्या है? प्योर स्टेट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है यहाँ पर। और एक्स बी क्या है? प्योर स्टेट, सॉरी, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, ये बी हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। समझ गए यहाँ पर हमारी इस बात को? ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना, इसमें कोई नई दिक्कत नहीं। देखो रीज़न ये जीरो क्यों हुआ, फिर आपको बता देते हैं। जीरो होने का रीज़न है क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट ए सॉलिड था। अगर हमारे पास कंपोनेंट ए सॉलिड होगा, तो वेपर प्रेशर जब बनेगी, उसमें सॉलिड अपना वेपर प्रेशर का कोई रोल नहीं प्ले करेगा। जो वेपर प्रेशर होगी वो केवल लिक्विड की ही होगी, सॉलिड की कोई वेपर प्रेशर नहीं होगी। तो सॉलिड के वेपर प्रेशर नहीं होगी, तो ये पार्ट हमारा जीरो हो गया। और जैसे ये पार्ट हमारा जीरो हो गया, तो मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया। तो P इक्वल टू आ गया पी बी इंटू एक्स बी आ गया। अब मेरी बात को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखो, P इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। पी नॉट बी को अगर देखो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, तो यहाँ पर केवल सॉल्वेंट ही है, तो अगर यहाँ बी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स बी आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स बी आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो क्या समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आपको समझना है। देखो एक्स बी मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट थे, ए और बी थे। यहाँ पर दो कंपोनेंट, इसका मतलब दोनों के अपने अलग अलग मोल फ्रैक्शन होंगे, होंगे नहीं होंगे? मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा एक्स ए, बी का भी होगा एक्स बी। और हमने आपको एक बात बताई थी, किसी भी सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हों, उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा, उनके मोल फ्रैक्शन के एडिशन हमेशा कितना होता है? वन ही होता है। तो यहाँ पर अगर हमें सपोज एक्स बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस में एक्स ए। इतना क्लियर हो रहा है? तो जैसे एक्स ए की वैल्यू रखेंगे, तो जरा ध्यान से समझिए, तो P इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स बी की जगह पर रखेंगे वन माइनस में एक्स ए। इतना समझ गया सभी लोग? ठीक है, अब इतना अगर क्लियर हो गया है, तो आइए अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस में पी नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, इस पी नॉट को हम इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट इक्वल टू माइनस में पी नॉट इंटू एक्स ए। पूरे में एक काम करो, अगर हमें सपोज ये वाला माइनस अगर यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे हम? तो पूरे इक्वेशन माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी नॉट माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर केवल हमें एक्स ए की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एक्स ए। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर आ गई। क्या? देखो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होता है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट को देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वो किसके मोल फ्रैक्शन के, वो यहाँ पर हो जाए, ये हमने क्या माना था, ये हमने सॉल्यूट माना था ना, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। ये भी हमारा राउल्ट का नियम होता है। क्या नियम होता है कि किसी भी सोल्यूशन पे किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया सभी को? आई थिंक ये सारा का सारा फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डेरिवेशन आपको इसीलिए बता रहे हैं, कई बार डेरिवेशन प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। अगर आप बोर्ड में नहीं है, अगर आप हायर मतलब जेई या नीट की तैयारी करें तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को समझने में कि राउल्ट का लॉ क्या होता है, और भी बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन वाली कहानी होती है। तो देखिए अब हमने देखो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया है, पी नॉट माइनस में पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स ए निकाल दिया। एक्स ए का मतलब होता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब समझिए मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। स्मॉल एन को हम लेट कर लेते हैं, ये सोल्यूट का है, और कैपिटल एन को लेट कर लेते हैं सॉल्वेंट का है। तो देखो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, सोल्यूट का हमें बताना है, तो एक्स ए की जगह पर हम ये पूरा फंडा रख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा, देखो अगर वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस में पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हमारा देखो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ये देखो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं समझ रहे। अब देखो यहाँ पर एक फंडे की और बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है, ये न्यूमेरिकल इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। अब समझिए हमारी बात को, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब मेरी बात को समझिए, इफ़ यहाँ पर एक कंडीशन को हम यहाँ पर लेट करते हैं, यदि हमारे पास जो एन हमारा क्या है, स्मॉल एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट यानी विलेय के मोल, कैपिटल एन हमारा क्या होता है, विलाय के मोल। अगर विलेय के मोल हमारे पास बहुत कम है, किससे, विलायक से अगर कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक फंडा निकल के आएगा, पी नॉट माइनस में पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू में क्या कह सकते हैं, स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन। ये बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये कब का, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन हमारी होगी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए होगी, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर राउल्ट के नियम से हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले निकले, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन पे कैपिटल एन, या पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक नए तरीके से समझते हैं। देखिए दो फॉर्मूले हमने निकाले, दो फॉर्मूले में देखो क्या निकाला हमने। पहला फॉर्मूला लिखा पी नॉट माइनस में पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू हमने लिखा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखो ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, ठीक है ना, ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब इस मेरी बात को समझिएगा, अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, एक मिनट चलिए देखिए, अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब लेकिन देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा जो सोल्यूशन है ये वो डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम क्वांटिटी देख के पता कर लेंगे, लेकिन क्वांटिटी देख के पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम जनरली हम पता नहीं कर पाते हैं। उस केस में अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आंसर को दूसरा आएगा, और अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारा आंसर को दूसरा आएगा, इसका आंसर दूसरा, इसका आंसर दूसरा आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि जब दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और कौन सा फॉर्मूला हमेशा सही माना जाएगा, या किस फॉर्मूले से निकला आंसर सही माना जाएगा। देखो जनरली तो ये आंसर हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, लेकिन जब हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो देखो यहाँ पर अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दो चीज़ें हैं और यहाँ पे केवल एक चीज़ है, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो जनरली टफ होती है।
और इसकी कैलकुलेशन होती है जनरली इजी होती है। देखो आईएससी बोर्ड ने क्या कर रखा है, आईएससी बोर्ड ने अपने स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई ने कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं कर रखा है, तो उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कुछ नई चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये नई चीज़ क्या है, एक बार एक क्वेश्चन आया था आईआईटी के एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ बच्चों ने इससे आंसर दिया, कुछ बच्चों ने इससे आंसर दिया। आईआईटी ने क्या किया, इनके आंसर को मानने से मना किया। तब उन्होंने एक तर्क दिया। अब उस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्या है, हमने यहाँ पे लिखा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू, हमने लिखा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक काम करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो देखो क्या आएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, इतना आएगा। अब ये बताइए, अगर हमें केवल इस चीज़ को सॉल्व करना है, केवल इस चीज़ को देखते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो अगर केवल इस चीज़ को सॉल्व करना है तो ये स्मॉल एन, ये देखो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करें, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट, एक मिनट, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट चार्जर लगा लें थोड़ा सा फिर आप। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इतनी कंडीशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहीं पर लिख लेते हैं। देखो ये 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा किसमें, माइनस में। तो जैसे माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू में क्या आएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो ये जब पी नॉट माइनस पी है, इसका इसमें एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, पी नॉट माइनस में पी नॉट प्लस में पी अपॉन में पी नॉट माइनस पी इक्वल टू में क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, पी अपॉन पी नॉट माइनस में पी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब ये जो वैल्यू आ गई ना, अब इसको एक काम करते हैं ना, इसको अगर हम फिर से उल्टा करने की कोशिश करते हैं, जैसे फिर से उल्टा करते हैं, देखो क्या आएगा, पी नॉट माइनस में पी अपॉन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी नॉट माइनस में पी अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकला, आप समझिएगा ये फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ पर क्या निकला। देखो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाला है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, और यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो हमने क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, इसको यहाँ से मिटाते हैं, यहीं पर दोनों फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला हमने अभी क्या निकाला, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, पी नॉट माइनस में, सॉरी एक मिनट, पी अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर। और एक देखो ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है आपके सामने है यहाँ पर। अब देखो दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर पी नॉट था, यहाँ पर पी हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और इससे हमेशा सही आंसर आएंगे, चाहे डाइल्यूट हो चाहे वेरी डाइल्यूट हो, कोई भी सोल्यूशन हो, आप इस फॉर्मूले को लगाइए और आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कल हम इस जो फॉर्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे संबंध में कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये कंडीशन कई जगह पर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, या कई जगह पर ये चीज़ सही हो जाती है। आपको हम कल अगला जो सेशन आएगा उसमें हम क्वेश्चंस के साथ में इसका आपको एक्सप्लेनेशन करके देंगे, तो आप उसको समझिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।
तो अच्छा, चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर करिए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर आपको PDF डिफरेंट डिफरेंट मिलती रहेंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।